नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः JNU MA हिंदी मॉक टेस्ट की श्रृंखला में। यह 15वां मॉक टेस्ट आपके समक्ष उपस्थित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व कल एक प्रश्न में त्रुटि हो गई थी, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में सुधारा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने 2020 में JNU की परीक्षा दी थी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ उसमें प्रश्नों का स्तर थोड़ा कठिन है और इस बात से मैं भी अवगत हूँ। परंतु आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या सच में बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है, तो मैं इसके लेवल को थोड़ा नीचे करूँगा, या आपको लग रहा है कि हम एक लेवल ऊपर की तैयारी करें। पिछले साल थोड़ी सी दिक्कत हुई थी हम सभी को, तो इस बार मैं चाहता हूं कि हमारी तैयारी मजबूत हो। मैं हल्के प्रश्न नहीं रख रहा कि आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने किया, इस तरीके के प्रश्न से मैं बच रहा हूं, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में और आप जो भी गाइड बुक जो भी आप देख रहे हैं उसमें आप लगातार इन प्रश्नों की चर्चा सुनते ही हैं। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा स्तर कम किया है प्रश्नों का। तो आप बताइएगा कि अभी तक आप लोगों ने 15 मॉक टेस्ट हमारे साथ दिए हैं, तो आप प्लीज़ बताइए कि क्या स्तर ठीक है, आपके परीक्षोपयोगी प्रश्न आ रहे हैं या इसका स्तर बहुत कठिन हो जा रहा है, इस स्तर को कम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं: ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर होगा विकल्प सी। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं: दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? बीसल देव रासो की नायिका का नाम। विकल्प दिए गए हैं: राजवती, रूपमती, मृणालवती और राजमती। सही उत्तर होगा राजमती। चौथा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। अभिकथन है कि वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, और तर्क प्रस्तुत हैं क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से है, मनोबल से नहीं। कूट दिए गए हैं: ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी दोनों सही और डी दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प डी। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक कथन इनमें से किसका है? विकल्प प्रस्तुत हैं: राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और मिश्र बंधु। सही उत्तर है विकल्प ए। छठा प्रश्न है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्य में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह किसका कथन है? विकल्प दिए गए हैं: राहुल सांकृत्यायन, आचार्य शुक्ल,
हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। 7वां प्रश्न है कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? विकल्प दिए गए हैं पूरणदास, जगजीवन दास, भगवान दास और पलटू साहब। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 8वां प्रश्न है कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्ति है और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्ति है। विकल्प हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, सुदामा पांडे धूमिल और लीलाधर जगूड़ी। सही उत्तर होगा विकल्प सी। 9वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी के साहित्य के किस इतिहासकार का है? राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। विकल्प प्रस्तुत हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर होगा विकल्प सी। 10वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से पद्माकर तक के टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा? ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। विकल्प प्रस्तुत हैं बेनी प्रवीण, बोधा, ग्वाल और भूषण। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 11वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? विकल्प हैं मतिराम भूषण सोमनाथ, बी भूषण मतिराम पद्माकर, सी चिंतामणि मतिराम सोमनाथ और डी चिंतामणि भूषण और मतिराम। सही उत्तर होगा विकल्प डी। 12वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? विकल्प प्रस्तुत हैं ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी और रूप मंजरी। सही उत्तर होगा विकल्प जी हाँ रूप मंजरी। 13वां प्रश्न है कि सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद, यहाँ द है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? सुजान की उपेक्षा से, सुजान से जब इनका ब्रेकअप हो गया था तो उसके बाद घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? तो विकल्प दिए गए हैं वल्लभ, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। सही उत्तर होगा विकल्प बी। 14वां प्रश्न है कि सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। ए चिंतामणि, बी केशवदास, सी भिखारीदास और डी मतिराम। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 15वां प्रश्न है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य शुक्ल, सी प्रसाद और डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है?
निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है? विकल्प दिए गए ए भोलाराम का जीव, बी सिक्का बदल गया है, सी जामुन का पेड़ और पिता, डी विकल्प। और सही उत्तर चुनना है ए सी, दूसरा है ए बी सी, तीसरा है बी सी डी और चौथा है ए सी और डी। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प ए और सी, भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़। 17वां प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र को शगुन मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की? किस साहित्यकार ने राष्ट्र को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की? विकल्प दिए गए ए मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी दिनकर और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? विकल्प दिए गए ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला और डी दिनकर। सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। 19वां प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। विकल्प दिए गए ए यौन कुंठाओं का, बी मानव मन की पाशविक प्रवृत्ति का, सी अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरकता व क्रूरता का और डी समाज व्यापी संत्रास का। सही उत्तर होगा विकल्प ए। और 20वां और अंतिम प्रश्न कि भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कब हुई? विकल्प दिए गए हैं ए मुंबई, बी उज्जैन, सी बंगाल और डी कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर और अपने प्राप्तांक आप हमारे साथ अवश्य साझा करिए और कोई भी त्रुटि रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो हम उसका सुधार कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।